स्टार्ट करते हैं हमारा आज का 12 दिसंबर का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। प्रणाम देवियों और सज्जनों, द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस वीडियो में 3 कलर के आपको हाइलाइट्स मिलेंगे। सैफरन कलर का मतलब हो कि उस टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। येलो कलर का मतलब हो कि वो एडिटोरियल्स है। और ग्रीन कलर का मतलब है कि ये सिर्फ हेडलाइंस ही है, इसको सिर्फ हेडलाइन को रीड करके इग्नोर कर देना है, इसके डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। सीक्वेंस इस तरीके से होने वाला है, पहले हम लोग प्रीवियस डे के टॉपिक को रिवाइज करेंगे, फिर हम लोग 2 मिनट लगाएंगे और सारी हेडलाइंस को रीड करेंगे, जिसमें हम लोग मेजर टॉपिक्स की, एडिटोरियल्स की और जो ग्रीन वाली हेडलाइंस है सबके थ्रू गो थ्रू करेंगे। यहाँ पर हम लोग ग्रीन हेडलाइंस को हल्का सा 1-2 मिनट का टाइम दे करके एक्सप्लेन भी कर देंगे। देन हमारा टाइम आएगा मेजर न्यूज़ जो है उनको एक्सप्लेन करने का। इसमें वी विल बी कवरिंग द टॉपिक इन डिटेल। तो जो टॉपिक सैफरन कलर में होंगे इनको डिटेल में पढ़ेंगे, फिर हम लोग एडिटोरियल्स को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। आपको नोट्स वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कर सकते हो कि जैसे आज ही वीडियो देख रहे हो, आज से 2 दिन बाद का एक सीक्वेंस बना लो। 2 दिन बाद इसकी जो PDF टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल होगी उसको बस रीड करना, कुछ नोट डाउन मत करना। मैं तो कहूँगा न्यूज़पेपर से और इस PDF वगैरह से नोट डाउन मत करो, सिर्फ रीड करो, अवेयर रहो एंड एक पेन और पेपर साथ में ज़रूर रखो, क्योंकि नोट्स तो नहीं बट कुछ वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट बातें कभी कभी आ जाती हैं जो शायद नोट डाउन करनी पड़े। तो ओवरऑल 3 या 4 लाइन का कुछ आपको नोट डाउन करना पड़े एक दिन में तो वो काफ़ी है। नोट्स बनाने के लिए मैं कहूँगा कि मंथली मैगजीन को आप प्रेफर करो। PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी आपको इस वीडियो के अपलोड होने के कुछ देर बाद। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में गिवन है। लेट्स स्टार्ट। 11 दिसंबर वाले हमारे जो टॉपिक्स है पहले उनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली एक हैकाथॉन के बारे में बात की थी, जहां पर वो अपने टेक्निकल और इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना चाहेंगे। तो हैकाथॉन में बेसिकली कंपटीशन रखा जाता है, बहुत सारे नए इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आए जाते हैं। उन इनोवेटिव आइडियाज़ में जो बेस्ट होता है उसको अवार्ड दिया जाता है। तो 18 जो बेस्ट होंगे ऑफ द बेस्ट आइडियाज़ उनको CGI के सामने प्रेजेंट किया जाएगा एंड जो भी सजेशंस होंगे उनको फिर सुप्रीम कोर्ट के रूल्स जो 2013 है उनके अकॉर्डिंगली फाइनलाइज किया जाएगा। जो पैनल था जिसने फाइनलाइज करना था रिपोर्ट ऑन OBC सब कैटेगराइजेशन, तो 2023 की एक डेट दी गई थी फाइनल कि OBC का सब कैटेगराइजेशन करना है। OBC के बारे में अगर आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, कलेलकर कमेटी आई थी 1953 में, मंडल कमीशन आया था 1980 में, 27% का रिजर्वेशन दिया गया था OBC को। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2008 में कहा था कि OBC में क्रीमी लेयर और जो नॉन क्रीमी लेयर होते हैं उनको सेपरेट कर दिया जाए। 2018 में 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, जहाँ पर NCBC को हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड किया गया था। अब एक कमीशन बैठाया गया था 2017 में अंडर आर्टिकल 340 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जस्टिस रोहिणी कमीशन, जिन्होंने बात की थी कि OBC के अंदर सब कैटेगराइजेशन करना है। एंड इससे पहले भी उन्होंने एक रिपोर्ट में उन्होंने रिकमेंडेशन दिया था 2021 में कि जो 27% है उसको डिवाइड करके 2%, 6%, 9% और 10%, यानी कि 4 कैटेगरीज में फर्दर इनको डिवाइड कर दिया जाए। देन ILO मीट बिगन्स, हम लोगों ने इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात की थी और कुछ सोशल प्रोटेक्शन स्कीम्स के बारे में बात की थी। तो सोशल प्रोटेक्शन वगैरह में क्या होता है, फिर एक रिपोर्ट हम लोगों ने स्टडी की थी, वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट 2020 की। उसके अकॉर्डिंगली इंडिया का अगर हम स्पेसिफिक बात करते हैं तो इंडिया में सिर्फ 24.4% पॉपुलेशन ही ऐसा है जिसको किसी न किसी फॉर्म में सोशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है। एंड जो भी सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट्स होते हैं हमारे GDP का सिर्फ 5% से भी कम होते हैं। जो और भी बहुत सारी स्कीम्स है, जैसे मनरेगा हो गया, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन, नेशनल पेंशन स्कीम, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, अटल पेंशन योजना, नेशनल सफाई कर्मचारी, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम, ये सब स्कीम है जिनके थ्रू सोशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को नोबेल प्राइज़ मिला था 1969 में। इसके 187 मेंबर कंट्रीज है। इसको बनाया काफ़ी पहले गया था 1919 में, यानी कि वर्ल्ड वॉर से भी पहले बनाया गया था। ये UN की एक स्पेशल एजेंसी है। UN बहुत लेट बना था 1945 में, ये एजेंसी पहले बन चुकी थी 1919 में। इसके बनने UN के बनने के बाद इसको UN की स्पेशल एजेंसी के अंडर शिफ्ट कर दिया गया था। कुछ और भी रिपोर्ट्स हैं, सोशल डायलॉग रिपोर्ट, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट के ट्रेंड्स, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट सोशल आउटलुक, वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट, ग्लोबल वेज रिपोर्ट, ये सब भी ILO के द्वारा ही रिलीज़ किए जाते हैं। देन हम लोगों ने बात की G7 के बारे में, ग्रुप 7 जो कि 1975 में बनाया गया था। इंडिया G20 का पार्ट है, G7 का पार्ट नहीं। G7 में आता है UK, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और US। इनका काम है ग्लोबल गवर्नेंस, इंटरनेशनल सिक्योरिटी, एनर्जी पॉलिसी। अगर हम लोग 2022 के अकॉर्डिंग देखें तो वर्ल्ड की 10% पॉपुलेशन इन 7 कंट्रीज़ में आती है। वर्ल्ड की 31% GDP इन कंट्रीज़ के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। 21% कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन भी इनके द्वारा किया जाता है।
G7 कंट्रीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं हमारे लिए, और कुछ और भी रिसेंटली जो समिट वगैरह हुआ था उसमें उन्होंने बात की थी कि ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए $600 बिलियन के आसपास तक का इन्वेस्टमेंट करेंगे आने वाले 5 सालों में, 2027 तक। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा एक लाइफ कैंपेन स्टार्ट किया गया था इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल की। रशिया यूक्रेन क्राइसिस पर हमारा इंडिया का स्टैंड भी था बहुत कॉमन सा, कि हम लोग नहीं चाहते कि किसी भी तरीके का कोई वायलेंस हो। वी ऑल आर इन फेवर ऑफ डायलॉग एंड डिप्लोमेसी। और उसके अलावा जो भी रिच एंड पुअर नेशंस हैं उनके बीच में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए एनर्जी का। ये टॉपिक में एक्चुअली हम लोगों ने क्लीन एनर्जी के बारे में बात की थी। क्लीन एनर्जी में मेजरली हमारे पास जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जीज होते हैं, जैसे विंड पावर, सोलर, बायोमास, हाइड्रो पावर, जिनके कारण एमिशंस ना के बराबर होता है। फिर इंडिया में बहुत सारे रेगुलेशंस भी किए जाते हैं, नई और क्लीन एनर्जी अडॉप्ट की जा रही है, ग्लोबल क्लाइमेट पे नेगोशिएशंस किए जा रहे हैं, FDI आ रही है। एंड उसके अलावा हम लोग रिन्यूएबल बैटरीज़ में, ग्रीन हाइड्रोजन में और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। क्लीन एनर्जी के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। हम लोग अपना फ्यूल के ऊपर जो डिपेंडेंसी उसको कम कर सकते हैं, पॉल्यूशन कम कर पाएंगे, कॉस्ट सेविंग होगी, लोगों के लिए जॉब्स वगैरह ज़्यादा डेवलप की जा सकती हैं। देन हम लोगों ने जो नेक्स्ट टॉपिक पे बात की थी वो था हमारे पास पुलिसिंग ऑफ, मतलब रिफॉर्म्स को लेकर के, पुलिस रिफॉर्म्स को लेकर के। 1857 में इंडिया में इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत की गई थी। एंड उसके बाद मेजरली अंग्रेजों के द्वारा जो एम था पुलिस को लाने का वो था सप्रेस करना, ऑप्रेस करना, वो मिसयूज़ करते थे। फिर नेशनल पुलिस कमीशन सेटअप किया गया था 1977 में। उन्होंने बहुत सारे प्रपोजल दिए थे, गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे एफर्ट्स किए गए थे। प्रिजनर्स एक्ट आया था जो 1920 का था, इंडिपेंडेंस से पहले, उसको अमेंड किया गया था। स्मार्ट फोर्स करके टेक्निक्स लाई गई थी। गवर्नमेंट ने टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए रिकमेंडेशन दिए थे। नीति आयोग ने कहा था कि इसमें जो कॉन्सेप्ट है ना ये लॉ एंड ऑर्डर का, इसको स्टेट लिस्ट से शिफ्ट करके कंकरेंट लिस्ट में लेके लाया जाए। और एक मॉडल पुलिस एक्ट लाया गया था 2015 में। अच्छा, ये जो मॉडल एक्ट्स होते हैं ना, इनमें क्या होता है कि एक सेंट्रल लॉ एक्ट बना दिया जाता है, फ्रेमवर्क, और सभी स्टेट्स को बोला जाता है कि आप अपने पर्टिकुलर स्टेट्स के अकॉर्डिंगली इसमें थोड़े थोड़े चेंजेस करके इसको इम्प्लीमेंट कीजिए। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के को बताया गया था कि इनके जो नॉन कोर फंक्शन होते हैं उनको सेपरेट कर दिया जाए, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को इन्वेस्टिगेटिव फंक्शन से सेपरेट कर दिया जाए। एंड कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके लिए पुलिस वालों को अननेसेसरी इनरोल किया जाता है, उन कामों को आउटसोर्स किया जा सकता है। विमेन का रिप्रेजेंटेशन इंक्रीज़ करना है। इश्यूज़ ये होते हैं, कॉलोनियल लॉज है, पुराने लॉ हैं, तो वो जनरली अंग्रेज इनको सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल करते थे, तो उनका आज तक यूज़ किया जा रहा है। वैकेंसीज़ बहुत सारी हैं। अगर UN की रिकमेंडेशन देखें तो 1 लाख लोगों पर 222 पुलिस वाले होने चाहिए। और इंडिया के अंदर एज ऑफ नाउ 2016 तक हमारे पास 1 लाख लोगों पर 181 पुलिस वाले होने चाहिए थे, बट हैं कितने? 137। कस्टोडियल डेथ बहुत ज़्यादा होती हैं। एंड पुलिस का इंफ्रास्ट्रक्चर जो उसको डेवलप करने की ज़रूरत है, पुलिस को ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत है। देखो, पुलिस रिफॉर्म्स के साथ में एक टॉपिक और भी बनता है, वो होता है प्रिजन रिफॉर्म्स वाला। और UN के अकॉर्डिंगली इंडिया ने एक ट्रीटी साइन की हुई है जिसमें टॉर्चर वगैरह करना अलाउड नहीं होता, लेकिन इंडिया के पास अपना कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत होता है, राजनेता जो होते हैं वो बीच में दखलंदाजी बहुत करते हैं। एंड जो सीनियर्स होते हैं अपने जूनियर्स को वर्बली बहुत बार अब्यूज़ करते हैं। एनवायरनमेंट इतना हार्मोनियस नहीं होता, स्ट्रक्चर की कैटेगरी अच्छी नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 7 डायरेक्टिव्स दिए थे, पॉलिटिकल कंट्रोल को कम किया जाए और अपॉइंटमेंट मेरिट के बेसिस पर होना चाहिए। कम से कम 2 साल तक के मिनिमम टेन्योर एटलीस्ट SHO तक के लेवल के तो फिक्स कर दिए जाने चाहिए। पुलिस के फंक्शंस को इन्वेस्टिगेटिंग और जो लॉ एंड ऑर्डर होते हैं उनको अलग अलग कर दिया जाए। ट्रांसपेरेंट और फेयर सिस्टम बनाया जाए। एक पुलिस कंप्लेन अथॉरिटी होनी चाहिए हर एक स्टेट में, और एक सिलेक्शन कमीशन भी होना चाहिए, इसको होगा नेशनल सिक्योरिटी कमीशन। तो ये कुछ रिकमेंडेशन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए थे। देन वी हैव दिस टॉपिक कंगारू कोर्ट। कंगारू कोर्ट का मतलब ये होता है कि एक तरीके से आपके जो ओपिनियन होगा ना वो यूजुअली प्री डिटरमाइंड होता है जुडिशियल सिस्टम में। तो एक सेल्फ अपॉइंटेड होता है, एक तरीके से मॉक कोर्ट सेटअप होता है जिसमें कोई प्री मीडिएशन वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जजमेंट वगैरह जो होता है ऑलरेडी एडवांस में आ चुका होता है। एंड खास करके किसी एक पर्सन के अगेंस्ट में चीज़ें की जाती हैं। इसकी शुरुआत तो बहुत पहले हुई थी, सोवियत एरा में हुई थी, बट इसका जो मेजरली यूज़ किया गया था वो US के द्वारा 19th सेंचुरी में स्टार्ट किया गया था। तो मीडिया के द्वारा ट्रायल भी होता है, जिसके कारण जनरली टेलीविजन और जो न्यूज़पेपर कवरेज वाले होते हैं ना, एक पर्सन की रेपुटेशन के ऊपर क्वेश्चन रेज करते हैं, तो मुकदमा चलाया जाता है। कहीं ना कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये चीज़ आर्टिकल 19 से जो हर व्यक्ति को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का राइट देता है, उसके थ्रू ये अलाउड भी की जाती है। बट एज पर द फंडामेंटल राइट्स, कोई भी फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं होते हैं, सब कंडीशंस के साथ आते हैं। प्रॉब्लम ये होता है कि जुडिशियल की फंक्शनिंग के ऊपर प्रॉब्लम आती है। लोग फिर जुडिशरी
के कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। फेक और रियल के बीच में भेद कर पाना, डिस्टिंग्विश कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कभी कभी लोगों को ऊपर एक्यूजेशन जो होते हैं, इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, वो बेबुनियाद होते हैं, गलत होते हैं। हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम्स के लिए जहाँ पर हर एक की अपनी जिम्मेदारी होती है, उसके लिए इस तरह का कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है। इसके कारण लोगों में घृणा और हिंसा की भावनाएं उत्पन्न होती हैं। हमारा जो राइट टू प्रिवेसी होता है अंडर आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट होता है, और जो कि 2017 के पुट्टास्वामी जजमेंट के बाद आया था, इसको भी अगेंस्ट जाती है ये चीज़। इंडिया में मीडिया को रेगुलेट करने के लिए हमारे पास केबल्स नेटवर्क एक्ट है, प्रसार भारती एक्ट है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, NBSA जो न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी है, और ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल है, न्यूज़ ब्रॉडकास्टर फेडरेशन भी है। सो दिस वाज अबाउट द टॉपिक ऑफ येस्टरडेज। सारा रिवीजन हो गया है हमारा। अब हम आज वाले टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। टॉपिक है हमारे पास महाराष्ट्र कर्नाटका बाउंड्री रो फ्लेयर्स अप। ये टॉपिक बैक टू बैक कुछ दिनों से न्यूज़ में चल रहा है, तो आई वॉज वेटिंग जस्ट कि एक बार अच्छे से 2-3 दिन हो जाएंगे तो इसको हम कवर करते हैं। आज हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि महाराष्ट्र और कर्नाटका, अब आप लोगों ने मैप पर तो देखा होगा महाराष्ट्र कर्नाटका। देखो द मोमेंट कोई स्टेट आता है, कोई कंट्री आता है ना, आपको विजुलाइज करने की ज़रूरत है वो मैप क्या है। आपने लास्ट टाइम वो मैप जब देखा था ना, उसकी एक पिक्चर आपके पास होती है। नाउ ट्राई टू ब्रिंग दैट बैक, उसको रिकॉल करने की कोशिश करो कि मैप में वो महाराष्ट्र कर्नाटका का बॉर्डर कहाँ बनता है। ऑलराइट, क्या वहाँ पर केरला टच कर रहा होगा, तमिलनाडु कहाँ टच करेगा, ऊपर आंध्र प्रदेश या फिर तेलंगाना में से कौन सा कहाँ टच कर रहा होगा, क्या दोनों के आसपास आपने कोई नेशनल पार्क, कोई रिवर, कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में कभी पढ़ा था। जितना आपको अभी याद आ रहा है ना, उतना ही याद करने की कोशिश करो। थोड़ा सा अगर 1% भी उस पर एफर्ट डालोगे ना, तो वो रजिस्टर अच्छे से हो पाएगा। तो महाराष्ट्र कर्नाटका का जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, उसमें रिसेंटली जो कर्नाटक के KM है, उन्होंने भी क्लेम किया था कि जो विलेजेस है ना, एक तहसील है वहाँ पे, उसका नाम है जट, है ना, सांगली, मतलब इन द जट तहसील ऑफ सांगली, वो राइट नाउ है महाराष्ट्र में, लेकिन ये कर्नाटका का हिस्सा थे। राइट, इसी के रिस्पॉन्स में महाराष्ट्र के जो डिप्टी सीएम उन्होंने कहा था कि करवार, निप्पानी और बेलगावी, जो कि विदिन जो इसे सारे के सारे थे ना, ये एज पर द सुप्रीम कोर्ट दे आर पार्ट ऑफ महाराष्ट्र। हमें इस टॉपिक में ना एक एक पर्टिकुलर गांव या डिस्ट्रिक्ट को नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अगर आपका मेंस में क्वेश्चन बनेगा ना, तो वो बनेगा अबाउट फेडरलिज्म को लेकर के, है ना। तो ये कीवर्ड आपको पता है, आपके मेंस के सिलेबस में गिवन भी है फेडरलिज्म का, एंड सेंटर और स्टेट का, एंड स्टेट का विद स्टेट के साथ जो इश्यूज़ है उसमें आएगा। तो इसके अलावा हम लोग दूसरे भी कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे असम मेघालय बॉर्डर डिस्प्यूट भी है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 2004 में सुप्रीम कोर्ट में इसके बारे में बात की थी कि अंडर द आर्टिकल 131 क्लॉज भी इस चीज़ को सेटल किया जाए। स्टेट ने क्लेम किया था कि 814 विलेजेस हैं कर्नाटका के, और वो लिंग्विस्टिक पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। अभी डिस्प्यूट का एरिया क्या है? डिस्प्यूट का जो ओरिजिन था वो प्री इंडिपेंडेंस था, यानी कि 1947 से पहले इसकी शुरुआत हो गई थी। और आज के डेट में जो कर्नाटका है ना, अर्लियर इट वाज पार्ट ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी। अब बॉम्बे प्रेसिडेंसी आप लोगों ने पढ़ा होगा मॉडर्न हिस्ट्री में, आज हम उसको मुंबई बोलते हैं। पहले ये पूरा का पूरा जो रीजन था ये बॉम्बे हुआ करता था। ये महाराष्ट्र, गुजरात वाला एवरीथिंग यूज टू बी एक बहुत बड़ा एरिया हुआ करता था। आज के डेट में जो कर्नाटका के डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे कि विजयपुरा, बेलगावी, धारवाड़ और उत्तरा, ये सब में भी मराठी स्पीकर्स हैं। महाराष्ट्र के अंदर मराठी बोलने वाले हैं, कर्नाटका में कन्नड़ बोलने वाले हैं। और जनरली जो स्टेट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन भी हुआ था हमारी कंट्री के अंदर, वो मेजरली लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर किया गया था। तो जब स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन वगैरह किया जा रहा था, तो बेलगांव की जो म्यूनसिपैलिटी थी ना, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि इनको महाराष्ट्र के स्टेट के अंदर ऐड कर देते, क्योंकि यहाँ पर महाराष्ट्र स्पीकिंग पॉपुलेशन है। लेकिन जो स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है 1956 का, उन्होंने बेलगांव को और जो 10 तालुका है बॉम्बे स्टेट को, इनको मैसूर स्टेट को दे दिया था। मैसूर मतलब जो आज की डेट में कर्नाटका है, इसको 1973 में रीनेम करके कर्नाटका किया गया था। तो यूसी बेलगांव की म्यूनसिपैलिटी ने डिमांड तो यही की थी कि हमारे यहाँ पर मराठी स्पीकिंग लोग हैं, तो हमको कायदे से महाराष्ट्र के पार्ट बनना चाहिए। बट एज पर दिस एक्ट में कुछ प्रोविजंस होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली इनको कर्नाटका का पार्ट बना दिया गया था। क्राइटेरिया क्या किया था? कमीशन ने इंक्लूड किए थे तालुकाज जहाँ पर कन्नड़ स्पीकिंग पॉपुलेशन होगी मोर देन 50% इन मैसूर। अब यही प्रॉब्लम थी, बेलगांव की म्यूनसिपैलिटी में मराठी स्पीकिंग लोग तो थे, ऐसी बात नहीं लोग ही नहीं थे, लेकिन उसमें से 50% से ज़्यादा लोग ऐसे थे जो कन्नड़ बोलते थे। अब एज पर द प्रोविजंस जहाँ 50% से ज़्यादा स्पीकिंग लोग होंगे, उनको उस पर्टिकुलर स्टेट के साथ ऐड कर दिया जाएगा। अब ओपोनेंट्स ऑफ द मूव हैव मेंटेन्ड दैट इन 1956 जो मराठी स्पीकर्स थे ना, उन्होंने धीरे धीरे करके कन्नड़ स्पीकर्स को उस एरिया में आउट नंबर कर दिया था। 50% से ज़्यादा उनकी पॉपुलेशन हो गई थी।
स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश कर लेते हैं। इसकी शुरुआत तो एक कमीशन के द्वारा की गई थी। स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करने का कमीशन बनाया गया था 1953 में। चेयरमैनशिप थी फैजल अली की। उन्होंने रिकमेंड किया था कि स्टेट्स जो उस टाइम जो स्टेट्स थे उनको 16 स्टेट्स में और 3 यूनियन टेरिटरीज में फर्दर रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। उनकी रिपोर्ट आई थी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया था, कंट्री को 14 स्टेट्स में और 6 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया था अंडर दिस एक्ट, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। लैंग्वेज को उस समय मेन क्राइटेरिया रखा गया था, लेकिन कुछ दूसरे क्राइटेरिया को कंसिडर ज़रूर किया गया था, जैसे कि अगर आपका कोई अलग से कल्चर है और एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से ईज क्या हो सकती है। एक महाजन कमीशन के बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने डिमांड की थी कि उनके बॉर्डर का डिमार्केशन होना चाहिए। डिमार्केशन मतलब होता है चेंज इन द बाउंड्रीज। उसके कारण उन्होंने 1966 में इस बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर के एमसी महाजन कमीशन को बैठाया गया था। एमसी महाजन कमीशन ने सिंस ये 1966 में बैठा था तो उन्होंने 1961 के सेंसस को यूज़ किया था एंड अकॉर्डिंग टू विच जो बेलगावी सिटी है ना, ये इसमें बहुत सारे कन्नड़ स्पीकिंग एरियाज़ के बिल्कुल सराउंड करता है। ये लाइक कन्नड़ स्पीकिंग एरियाज़ है, इसके आसपास और बीच में पड़ता है ये बेलगावी जो पूरा का पूरा सिटी है। अगर आप कर्नाटक महाराष्ट्र के रहने वाले होंगे तो आपको इस डिस्प्यूट के बारे में कंपैरेटिवली ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी। फिर महाजन कमीशन ने कुछ रिकमेंडेशन दिए थे। उन्होंने कहा कि जो बेलगांव है ना, ये कर्नाटक का ही पार्ट रहेगा और अराउंड 247 विलेजेस हैं, जिसमें से जट्टा है, अक्कलकोटे है, शोलापुर है, ये सब भी कर्नाटक को दे दिए गए थे। अराउंड 264 विलेजेस थे, जिसमें नंदागढ़ है, निप्पानी है और खानापुर थे, ये दिए गए थे महाराष्ट्र को। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इस कमीशन की रिपोर्ट को रिजेक्ट किया था। उन्होंने कहा था कि दूसरा रिव्यू करने की ज़रूरत है, जहाँ पर और उसी टाइम पर कर्नाटक ने इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट भी किया था। अब हम लोगों ने थोड़ी देर पहले आर्टिकल 131 को मेंशन किया था ना, तो आर्टिकल 131 क्या होता है ना, सुप्रीम कोर्ट का एक ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होगा इन एनी डिस्प्यूट। अब सुप्रीम कोर्ट के बारे में आपको पता ही होगा, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एक या फिर एक से ज़्यादा स्टेट, अगर इनके बीच में कोई डिस्प्यूट होगा ना, तो सुप्रीम कोर्ट उसमें ओरिजिनली अपना जस्टिस डिलीवर कर सकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एनी स्टेट और स्टेट्स ऑन वन साइड एंड वन और मोर अदर स्टेट्स ऑन दी अदर और बिटवीन 2 और मोर स्टेट्स, यानी कि अगर इनके बीच में कोई मैटर होगा तो इट कम्स अंडर द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट विच इज़ अंडर आर्टिकल 131। हालांकि अगर कोई डिस्प्यूट होता है जिसमें किसी ट्रीटी की बात की गई है, किसी एग्रीमेंट की बात की गई है, कॉवेनेंट की, एंगेजमेंट की या किसी दूसरे सिमिलर इंस्ट्रूमेंट की, है ना, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन से पहले कमेंस कर दिया गया था, है ना, एंड उस टाइम पर इस तरह के डिस्प्यूट के अंदर द जुरिस्डिक्शन विल नॉट एक्सटेंड, जुरिस्डिक्शन शैल नॉट एक्सटेंड। सी इस मामले में ना ये स्टेटमेंट ही आपको थोड़ी समझनी पड़ेगी, इसमें 3-4 वर्ड आपको याद रखने पड़ेंगे। बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ट्रीटी, एग्रीमेंट, कोवेनेंट एंड एंगेजमेंट। बट ऐसे केसेस होते हैं, देयर आर ऑलवेज एक्सेप्शन, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जब कोई टॉपिक उठता है ना तो उसमें बहुत डिटेल में जाया जाता है। वो लोग चीज़ों को इतना आसानी से लाइटली नहीं देते, बहुत डिटेल स्टडी की जाती है, हिस्ट्री को पढ़ा जाता है, पॉलिटिक्स को पढ़ा जाता है, दूसरे केसेस को पढ़ा जाता है ना, और किसके वेलफेयर की बात की जा रही है, किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा है एंड फ्यूचर में इसका क्या इम्पैक्ट होगा, हर चीज़ को कंसिडर किया जाता है। इसलिए उन्होंने कहा था इट शैल नॉट एक्सटेंड टू सच अ डिस्प्यूट। शैल का मतलब ये नहीं होता कि बिल्कुल कंफर्म है, देयर इज़ अ हायर पॉसिबिलिटी कि वो इंटरवीन नहीं करेंगे ट्रीटी वगैरह के मामले में, बट अगर उनको लगेगा कि यार ये सिचुएशन ही ऐसी है, इसमें नुकसान ज़्यादा हो जाएगा, देन डेफिनेटली दे कैन। अभी हमको लॉ की पढ़ाई नहीं करनी है, इसलिए आपको इतना याद रखना होगा, कॉन्स्टिट्यूशन से पहले अगर कोई ट्रीटी वगैरह ऐसा कोई चीज़ होती है ना, उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन होता है वो एक्सटेंड नहीं होता। नाउ वी हैव दिस टॉपिक, मिलेट्स अ फूड चॉइस फॉर द फ्यूचर सेज द प्राइम मिनिस्टर। तो मिलेट्स के बारे में इस टॉपिक में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे एंड एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है हमारे पास। उसके बाद ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स क्या है, मिलेट अपने आप में होते क्या हैं, गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव्स लिए थे इन्हें प्रमोट करने के लिए। पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, इससे कनेक्टेड क्वेश्चन है ये। विद रेफरेंस टू द इनिशिएटिव फॉर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी थ्रू द इंटेंसिव मिलेट्स प्रमोशन, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। 2016 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन था, दिस इनिशिएटिव एम्स टू डेमोन्स्ट्रेट द इम्प्रूव्ड प्रोडक्शन एंड द पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजीज एंड टू डेमोन्स्ट्रेट द वैल्यू एडिशन टेक्निक्स इन एन इंटीग्रेटेड मैनर विद अ क्लस्टर अप्रोच। ओके जी, हो सकता है। पुअर, small, marginal and the tribal farmers have a larger stake in this scheme. ओके जी, ये भी हो सकता है, हमें नहीं पता। थर्ड स्टेटमेंट को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। एज पर द थर्ड स्टेटमेंट, एन इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज टू एनकरेज फार्मर्स ऑफ द कमर्शियल क्रॉप्स to shift to millet cultivation by offering them free kits of critical inputs of nutrients and micro irrigation equipment.
अब 1 ओनली, 2 एंड 3, 1 एंड 2, 1, 2 एंड 3, कौन सा इनमें से करेक्ट है? आंसर्स का देख लेते हैं। आंसर इसका है सी, 1 एंड 2 ओनली। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं इसका। जो इनिशिएटिव था इसका एम है कि डेमोन्स्ट्रेट करना कैसे हम लोग प्रोडक्शन को इम्प्रूव कर सकते हैं, हार्वेस्ट के मतलब बाद की चीज़ें, बाद में जब मिलेट्स को यूज़ कैसे करना उसकी टेक्नोलॉजीज़ पे काम कर सकते हैं इंटीग्रेटेड मैनर में, है ना। इसके अलावा मिलेट्स का प्रोडक्शन इंक्रीज़ करना है, इसमें प्रोसेसिंग का काम कैसे होगा, वैल्यू एडिशन टेक्निक्स वगैरह कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, एंड फूड प्रोडक्ट के लिए मिलेट को किस तरीके से हम लोग फर्दर स्ट्रेंथन कर सकते हैं। फिर स्टेटमेंट 2 था, टेक्नोलॉजी का डेमोन्स्ट्रेशन होगा और इसमें सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स होंगे, 4 कैटेगरी के मिलेट्स होंगे, सोरगम, पर्ल मिलेट, फिंगर मिलेट, स्मॉल मिलेट। तो पुअर, स्मॉल और मार्जिनल एंड ट्राइबल फार्मर्स के पास एक लार्जेस्ट स्टेक रहने वाला है। ओके, देयर इज़ नो सच प्रोविजन टू एनकरेज फार्मर्स ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स टू शिफ्ट टू मिलेट कल्टिवेशन। ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था। देखो इस तरह की जो क्वेश्चंस होते हैं ना प्रीवियस ईयर के, आप लोगों ने पहले भी सॉल्व किए होंगे। इसका ना तरीका पता है क्या होता है, थोड़ा सा बता देता हूँ आप लोगों को। तो पहली बात 2016 के अंदर आया होगा, तो आप 2016 के अकॉर्डिंगली इंडिया की जीडीपी को समझने की कोशिश करो। आपको एक जनरल सिनेरियो पता होना चाहिए हमारी इकॉनमी का, हम कितने अबंडेंस में हैं। कोई एक इनिशिएटिव लिया जा रहा है जिसमें प्रोडक्शन को इम्प्रूव किया जाएगा, बिल्कुल पॉसिबिलिटी, गवर्नमेंट करेगी ऐसा। गवर्नमेंट के फेवर वाली चीज़ों को देखो, पॉजिटिव देखो और नेगेटिव पकड़ने की कोशिश करो, ठीक है। पोस्ट हार्वेस्ट की टेक्नोलॉजीज़ पे काम करेगी, भाई गवर्नमेंट कभी भी अपनी झुटकारी थोड़ी करेगी, यहाँ पे बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। वैल्यू एडिशन टेक्निक्स को डेमोन्स्ट्रेट किया जा रहा है, उन्होंने ये प्रॉमिस नहीं किया कि हम लोग वैल्यू एडिशन टेक्निक्स को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, उनका डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, ठीक है। गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, फाइन। इंटीग्रेटेड मैनर में करेंगे, पॉजिटिव कीवर्ड है। क्लस्टर अप्रोच करेंगे, पॉजिटिव कीवर्ड है। गवर्नमेंट अपनी तारीफ में इतने अच्छे अच्छे कीवर्ड्स को झूठ नहीं लिखेगी, ठीक है। तो ये पॉइंट मुझे अगर नहीं भी पता होता ना स्कीम के बारे में, अगर देन आई विल कंसिडर दिस इज राइट। सेकेंड, उन्होंने कहा पुअर, स्मॉल, मार्जिनल और ट्राइबल फार्मर्स का इस स्कीम के अंदर बड़ा स्टेक होने वाला है। उन्होंने ये नहीं कहा कि दे आर दी ओनली वंस, उन्होंने कहा ज़्यादा स्टेक इनको मिलेगा। अब सोच के देखो, पुअर फार्मर, स्मॉल फार्मर, मार्जिनल फार्मर, ट्राइबल फार्मर, ये अपने आप में कॉस्टली हो गए हैं। हमारे देश के अंदर जो अधिकांश जो ज़मीन वगैरह है ना, वो स्मॉल होल्डिंग फार्मर्स बोलते हैं उनको हम। किसानों के पास ज़मीन छोटी छोटी है, मोस्टली किसान है ही ऐसे सारे के सारे। हमारे देश के अंदर किसान है ही गरीब, इसलिए तो हम लोगों ने 2022 के लिए वो स्कीम निकाली हुई है, डबलिंग फार्मर्स इनकम, ठीक है। तो जाहिर सी उन्होंने अगर ये बोलता ना दे आर द ओनली स्टेकर्स इन दिस स्कीम, तब ये पॉइंट गलत हो जाता है। उसने कहा लार्ज स्टेक है, उसने ये नहीं बताया लार्ज कितना है। अभी लार्ज 30% भी हो सकता है, ये लार्ज 70% भी हो सकता है, मुझे पता ही नहीं है। तो यहाँ पर ये चीज़ गवर्नमेंट ने पॉजिटिविटी दिखाई है, तो ये भी स्टेटमेंट सही होगा। अब थर्ड स्टेटमेंट को गलत क्यों? अगर मुझे इस टॉपिक के बारे में नहीं पता होता तो यूपीएससी क्या करेगा ना, उन्होंने कहा एक बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, एनकरेज करना फार्मर्स को ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स टू शिफ्ट टू मिलेट कल्टीवेशन। भाई कमर्शियल क्रॉप्स वाले को आप मिलेट कल्टीवेशन पर शिफ्ट करना चाहते हो। कमर्शियल क्रॉप्स में फार्मर्स की इनकम इंक्रीज होती है, मिलेट्स कल्टीवेशन के अंदर अभी तक इंक्रीज नहीं हो रही थी, इसलिए आप ये स्कीम लेके आए हो, तो आप उनको इंकरेज करोगे। बट फिर भी मैं इसको मान के चलूँगा, ओके ठीक है, एनकरेज करा जाएगा, फाइन, कर सकते हैं। बाय ऑफरिंग देम फ्री किट्स, उनको न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो इरिगेशन के इक्विपमेंट्स को फ्री किट्स दिए जाएंगे। अब गवर्नमेंट का ये वाला पॉइंट आपको समझना पड़ेगा कि 2016 का सिनेरियो देखो, उस ज़माने के अंदर, आज से तकरीबन 6 साल पहले, क्या गवर्नमेंट के पास इतनी अफोर्डेबिलिटी थी, इतनी अबंडेंस थी कि वो फ्री किट्स बांटना स्टार्ट कर देंगे। उसमें भी क्रिटिकल इनपुट्स दिया उसने, देखो क्रिटिकल इनपुट्स, कीवर्ड देखो आप यहाँ पर, इसकी हैवीनेस को देखो, ग्रेविटी को समझो। इसलिए आपको एक बात तो आपको क्लियर हो गई थी, ये और ये स्टेटमेंट तो गए बाहर। अब या तो मेरे पास मुझे थर्ड पे दिमाग लगाना है, फर्स्ट और सेकंड तो हो गया है, थर्ड सही है या गलत है, आपको ये सोचना पड़ेगा। उसने कहा क्रिटिकल इनपुट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, भाई क्रिटिकल इनपुट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स के अंदर बहुत सारी चीज़ होती हैं, है ना। नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, सोडियम भी होता है, सल्फर भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है, ना जाने कितने सारे क्रिटिकल इनपुट्स वाली चीज़ें होती हैं। उनकी फ्री किट्स बांटना स्टार्ट कर देंगे क्या गवर्नमेंट? और गवर्नमेंट किसानों को ये बोलेगी एक काम करो, तुम कमर्शियल क्रॉप्स के ऊपर मत जाओ, क्योंकि कमर्शियल क्रॉप्स पे जाओगे तुम्हारा पैसा बनेगा, तुम ना मिलेट्स के ऊपर जाओ, मिलेट्स को हम लोग 10 साल तक प्रमोट करेंगे और फिर तुम्हारे 10 साल के बाद सैलरी आएगी। क्या गवर्नमेंट ऐसा करने की कोशिश करेगी? नहीं करेगी। तो उस तरीके से आपको देखना पड़ेगा इस पॉइंट को कि गलत हो सकता है। आपको थोड़ी ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये चीज़ समझ में आनी शुरू हो जाएगी, अच्छा ये ऐसे बनते हैं स्टेटमेंट्स। रिसेंटली कुछ प्री लॉन्च इवेंट्स किए गए थे, इनिशिएटिव ऑर्गेनाइज किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा। एक इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2023 के लिए लोगों को अवेयर किया जा रहा है, अवेयरनेस क्रिएट की जा रही है।
एंड ये कुछ वो हैं बहुत ही एंशियंट पौराणिक तरह के और कुछ गोल्डन ग्रेन्स उनको हम बोलते हैं। बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए गए थे, इंडियाज़ वेल्थ, मिलेट्स फॉर हेल्थ, और एक मिलेट स्टार्टअप इनोवेशन चैलेंज था, एंड माइटी मिलेट्स क्विज था, लोगो एंड स्लोगन कॉन्टेस्ट भी ऑर्गेनाइज किए गए थे। पहले तो हम लोग ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के बारे में थोड़ा समझने की कोशिश कर लेते हैं। इसको 2018 में अप्रूवल मिल गया था, एंड यूएन की जो जनरल असेंबली थी उन्होंने इसको डिक्लेयर किया था। अब पता है इस पर क्वेश्चन कैसे आएगा, डिक्लेयर कौन करता है? क्या फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने डिक्लेयर किया है? नहीं, डिक्लेयर करेगा यूएन का जनरल असेंबली। अब आपके पास ना कोई और भी क्वेश्चन आएगा ना जहाँ पर इंटरनेशनल ईयर ऑफ दिस एंड, देखो इंटरनेशनल ईयर के ऊपर ना क्वेश्चंस आते हैं। लास्ट 2021 के आसपास आया था, आई थिंक इंटरनेशनल ईयर ऑफ समथिंग लैंग्वेज को करके आया था कुछ, समथिंग लाइक दैट वाज देयर ए क्वेश्चन। तो डिक्लेयर करेगा यूएन का जनरल असेंबली, और इसको अप्रूवल किसने दिया था? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने, कि 2023 को हम लोग इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर करेंगे। एंड एक रेजोल्यूशन वगैरह भी था जिसको 70 नेशंस ने सपोर्ट भी किया था। एम क्या है ना, हमारे जो ऑल ओवर द वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी न्यूट्रिशन का जो कॉन्सेप्ट है ना, उसमें मिलेट्स का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन होने वाला है, और जितने भी इसमें हिस्सेदार होते हैं, स्टेक होल्डर्स बोलते हैं हिस्सेदार को, वो किस तरीके से इन मिलेट्स की क्वालिटी पे काम करेंगे एंड फर्दर इनकी प्रोडक्शन को सस्टेनेबल करें। सस्टेनेबल मतलब आज जो प्रोडक्शन हो रही है उसको फ्यूचर में इंक्रीज़ करें, और वो फर्दर इंक्रीज़ होती रहे, उसके ऊपर कम से कम उसमें इनपुट लगे, उसमें मैक्सिमम आउटपुट लगता रहे, लोगों को बेनिफिट मिलता रहे। फिर इन्वेस्टमेंट यहाँ पर इंक्रीज़ करनी ताकि लोग ज़्यादा इसमें पैसा लगाएं, ज़्यादा इसका प्रोडक्शन हो सके, इसमें रिसर्च अच्छा हो, डेवलपमेंट अच्छा हो, इसमें और फर्दर डेवलपमेंट की जा सके। मिलेट क्या होता है? मिलेट बेसिकली हम लोग कलेक्टिव टर्म को बोलते हैं। इसमें बहुत सारे स्मॉल सीडेड एनुअल ग्रासेस ही होती हैं एक तरीके से। जैसे कि एग्जांपल देते हैं, रागी हो गया, ज्वार हो गया, सामा हो गया, बाजरा हो गया, है ना, वरीगा हो गया। आपको सारे के सारे जानने ज़रूरी नहीं है, यू हैव टू वेरी इंपॉर्टेंटली रिमेंबर 2-3, जैसे रागी के बारे में, ज्वार के बारे में, बाजरा के बारे में थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा आइडिया होना चाहिए। और ये ना टेम्परेट, सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल रीजन्स में ग्रो किए जाते हैं। अब ये आपका जो टॉपिक यहाँ बनता है ना, ये बनता है GS1 में, ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू में, जो क्रॉप्स वाला आपका सेक्शन है ना, वहाँ से ये टॉपिक बनता है। आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, किस तरह की क्रॉप्स को इस तरह के रीजन में ग्रो की जाती हैं, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आते हैं। अब इसके ना एविडेंस मिले हमको इंडस सिविलाइजेशन के टाइम से, है ना, जब उस ज़माने में इनके प्लांट्स को ग्रो किया जाता था। ध्यान रहे जितना हमारे पास एक्सकवेशन वगैरह हुआ है ना, एज पर दी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो भी हमारे पास डेटा है ना हमारी एंशिएंट हिस्ट्री का, वो लेस देन 10% है अभी हमारे पास। अभी इस पर और काम चल रहा है। फ्यूचर में हमारी हिस्ट्री की, एंशिएंट हिस्ट्री की बुक्स जो होंगी ना, वो और अपडेट होंगी। बहुत सारा डेटा अभी भी मिले जा रहा है धीरे 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 धीरे। तो राइट नाउ अगर हम देखते हैं तो 131 कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पर मिलेट्स को ग्रो किया जाता है ना, इसकी फसल उगाई जाती है। एंड एशिया और अफ्रीका का अगर हम लोग देखते हैं तो अराउंड 60 करोड़ पीपल आर देयर, तकरीबन 60 करोड़ ऐसे लोग हैं जो इसको कंज्यूम भी करते हैं। वर्ल्ड में इंडिया इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। अब ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि 2023 एक ईयर है और इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि इस पर एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है। ग्लोबल प्रोडक्शन, ऑल ओवर द वर्ल्ड में जितना भी प्रोडक्शन होता है उसमें से 20 प्रोडक्शन जो होता है वो यहाँ से आता है, एंड एशिया के अंदर 80% प्रोडक्शन होता है। ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है वो इंडिया है, फिर नाइजीरिया है, फिर चाइना है, एंड यहाँ पर 55% के आसपास प्रोडक्शन होता है। बहुत समय से इंडिया जो है मेजर प्रोड्यूसर रहा है। कुछ सालों में अफ्रीकन रीजन के अंदर इसका जो प्रोडक्शन था वो इंक्रीज़ हुआ है। इंपॉर्टेंस की बात करते हैं कि मिलेट्स को हम लोग इंटरनेशनल ईयर में लेके जा रहे हैं, तो भाई इनमें कुछ तो काम की चीज़ होगी, है ना। एक तो ये एक्सपेंसिव नहीं होते, ये महंगा नहीं होता बाकी जो दूसरे जो स्टेपल क्रॉप्स होती हैं उनके कंपैरिजन में। न्यूट्रिशनली सुपीरियर होता है, और जैसे वीट और राइस हो गया ना, जनरली हम लोग वीट और राइस का प्रोडक्शन करते हैं। व्हेन ग्रीन रेवोल्यूशन हैपेंड तो वीट और राइस का प्रोडक्शन बहुत इंक्रीज़ कर दिया गया था। बट अगर हम दोनों के न्यूट्रिशन फैक्टर्स को कंपेयर करते हैं तो मिलेट्स का न्यूट्रिशन फैक्टर बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और ये सस्ते भी होते हैं। इनमें प्रोटीन, फाइबर, वाइटामिन्स, मिनरल्स जैसे कि आयरन वगैरह हो गए, ये ज़्यादा पाए जाते हैं। इनमें कैल्शियम, मैग्नीशियम भी अधिक मात्रा में होता है। रागी के अंदर हाईएस्ट कैल्शियम मिलता है। तो कुछ लोग होते हैं ना जो वीगन डाइट पे कन्वर्ट कर जाते हैं। अब आप लोगों को एक छोटी सी चीज़ और बता देता हूँ, रिसेंटली मैंने ये चीज़ जानने की कोशिश की थी, लोगों को पता ही नहीं होता है। लोग बोलते हैं कि एग जो होता है ना वो तो वेजिटेरियन होता है, तो क्योंकि ये फर्टिलाइज नहीं होता, नॉन फर्टिलाइज होता है। तो उन लोगों को थोड़ी सी अपनी अवेयरनेस पे काम करने की ज़रूरत है। एग का मतलब इस बात से नहीं होता कि ये फर्टिलाइज है, नॉन फर्टिलाइज है। जब हम बात करते हैं ना कि कोई पर्सन वेजिटेरियन है, कोई पर्सन नॉन वेजिटेरियन है, तो हम लोग बात करते हैं कि वेजिटेरियन का मतलब कि ये प्लांट के प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करता है। नॉन वेजिटेरियन का मतलब होता है कि ये प्लांट के प्रोडक्ट्स के अलावा दूसरे जो एनिमल प्रोडक्ट्स होते हैं उनको भी कंज्यूम करता है।
तो एग फर्टिलाइज है नॉन फर्टिलाइज, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। एग किसका प्रोडक्ट है, एनिमल का या प्लांट का? अगर एनिमल का प्रोडक्ट है वो, तो वो नॉन वेजिटेरियन में आएगा। एक कैटेगरी होती है वीगन की। वीगन में क्या कर, अच्छा ये जो वेजिटेरियन वाला होता है ना, इसमें 2-3 चीज़ें और ऐड होती है, जैसे कि मिल्क हो गया, है ना, और हनी हो गया। मिल्क और हनी को हम लोग एक्चुअल में तो वेजिटेरियन कैटेगरी में ऐड करते हैं, बट व्हेन वी टॉक अबाउट वीगन ना, तो वीगन में मिल्क और हनी भी हट जाता है बिल्कुल ही। यानी कि कोई भी मिल्क का प्रोडक्ट कंज्यूम नहीं किया जाएगा, ना वो दही कंज्यूम करेंगे, ना वो घी कंज्यूम करेंगे, ना वो दूध कंज्यूम करेंगे, ना वो पनीर कंज्यूम करते हैं, ना वो हनी कंज्यूम करते हैं। तो वीगन इज कम्प्लीटली प्लांट बेस्ड, 100% प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं। वेजिटेरियन के अंदर मिल्क एंड हनी और ये आता है, मतलब दूध दही पनीर, ये सारे के सारे एनिमल प्रोडक्ट्स ही हैं, ये आते हैं। नॉन वेजिटेरियन के अंदर मीट वगैरह भी आ जाएगा, फिश आ जाएगी, एग भी आ जाएगी। तो बस मुझे सडनली याद आ गया, क्योंकि एक सिविल सर्विस के एस्पिरेंट ने ही एक आर्ग्यूमेंट करना स्टार्ट कर दिया था मेरे साथ इस बात पे। तो मुझे लगा यार भाई तुम सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो, तुम बेसिक कीवर्ड्स की मीनिंग तो क्लियर होने चाहिए ना। अब मिलेट्स के अंदर देयर इज इट एक्ट्स एज ए शील्ड अगेंस्ट द न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, यानी कि आपके शरीर के अंदर अगर किसी तरह के न्यूट्रिएंट की कमी होगी ना, तो उसमें एक शील्ड, एक प्रोटेक्शन लेयर की तरह ये हेल्प करेगा, खास करके बच्चों में और विमेन में। ग्लूटेन फ्री होता है, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। हमारी कंट्री के, हमारे जो आज के टाइम में द वे वी आर लिविंग ना, हमारा डिपेंडेंसी ऑन द गैजेट्स एंड हमारा लाइफस्टाइल जो है वो बहुत हद तक डिपेंडेंसी पे ज़्यादा होता है, दूसरों पर निर्भर ज़्यादा करता है। उसके कारण बहुत सारे हेल्थ के चैलेंजेस आते हैं, है ना। ओबेसिटी, मोटापा हो जाता है, डायबिटीज़ होता है, इसको डायबिटीज़ को हिंदी में मधुमेह बोलते हैं, है ना। एंड ये सारे के सारे ग्लूटेन फ्री होते हैं, और इस कारण से हमारे जो भी बॉडी के अंदर चैलेंजेस आते हैं ना, उनको हैंडल करने में हमको मिलेट्स बहुत हेल्प कर सकते हैं। सुपर क्रॉप एट ग्रोइंग, ये फोटो इनसेंसिटिव है। जब हम बात करते हैं फोटो की, तो हम लोग बात करते हैं लाइट की। दे डू नॉट रिक्वायर स्पेसिफिक फोटो पीरियड फॉर फ्लावरिंग। जैसे होता है ना, कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि उनको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड चाहिए होता है, तभी उनमें फूल निकल के आएंगे, जो फूल निकल के आता है। बट मिलेट्स में ऐसा है ही नहीं, मिलेट्स की डिपेंडेंसी बहुत कम होती है ना। क्लाइमेट चेंज में भी रेजिलिएंट होते हैं, इट्स अ वेरी पावरफुल कीवर्ड, ऑलराइट। इसलिए देखो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स इसको डिक्लेयर किया जा रहा है। और पुअर सॉइल्स में भी ग्रो कर जाते हैं, जहाँ पर एक्सटर्नल इनपुट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। वाटर बहुत कम कंज्यूम करते हैं, है ना। ड्राउट कंडीशन में भी ग्रो कर जाते हैं, नॉन इरिगेटेड कंडीशन में भी ग्रो कर जाते हैं, लो रेनफॉल में भी ग्रो कर जाते हैं। मतलब देख रहे हो क्या कमाल की चीज़ है ये, हर तरीके से बेनिफिट दे रही है। व्हीट और राइस से ज़्यादा न्यूट्रिशियस है ना। न्यूट्रिशन कवर भी दे रही होती है, बच्चों को भी दे रही होती है। 15 तरह के फ़ायदे होते हैं इनके। हमारे एनवायरनमेंट को भी सेव कर रहे हैं, ड्राउट कंडीशन में भी चल जाएंगे, कोई स्पेशल फोटो पीरियड नहीं चाहिए होता है इनको। लो कार्बन एंड वाटर फुटप्रिंट होता है। जो राइस का प्लांट होता है ना, चावल का जो पौधा होता है, उसको 3 गुना ज़्यादा पानी चाहिए होता है इन कंपैरिजन टू मिलेट्स। और न्यूट्रिशन वो मिलेट्स से कम दे रहा होता है, उसको ज़्यादा पानी भी चाहिए और वो न्यूट्रिशन भी कम दे रहा है, और वो महंगा भी बहुत है। तो इनको पूरी को रिप्लेस कर देंगे अगर हम लोग मिलेट से, तो बेनिफिट ही बेनिफिट है। गवर्नमेंट ने इसके लिए एक इनिशिएटिव लिया था, INSIMP, इनिशिएटिव फॉर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी थ्रू इंटेंसिव मिलेट प्रोडक्शन। देन जो इनकी MSP होती है ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, उसको भी इंक्रीज़ किया गया था। तो फ़ायदा होता है इससे इनकम सपोर्ट के लिए। और गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोविजंस निकाले थे, कुछ किट्स वगैरह दी थी फार्मर्स को, ताकि जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनमें इनकी मार्केटेबिलिटी इंक्रीज हो जाए। देखो MSP क्या होता है, अब आप लोगों में से कुछ लोग जिनको पता है वो नेक्स्ट टॉपिक पे स्किप कर जाओ, जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ, वरना 1 मिनट में बता दूंगा। किसान जब किसी क्रॉप को ग्रो करता है ना, एक किसान को मान लो उस क्रॉप को ग्रो करने के लिए उसको खेत में ट्रैक्टर चलाना पड़ा था, है ना, उसको इरिगेशन करना पड़ा, उसे अपनी खुद की मैनुअल लेबर लगानी पड़ी, उसको सीड खरीद करना पड़ा, एंड उसको बार बार पानी देना पड़ा, उसको उसकी हार्वेस्टिंग करनी पड़ी, फिर उसकी पैकेजिंग करनी पड़ी, फिर उसको मार्केट ले जाना पड़ा। इस सारे प्रोसेस में किसान को जितना भी खर्चा आया था ना, फॉर एग्जाम्पल किसान को खर्चा पड़ता है 100 रुपये का, है ना। इन सारे प्रोसेस में किसान ने टोटल मिला करके 100 रुपये का खर्चा किया। अब जब किसान मार्केट में जाएगा, तो किसान को 100 रुपये की चीज़ अगर उसको 150 में बिकेगी, तब तो ना कोई फ़ायदा हुआ उसको। तो कहेगा कि हाँ ठीक है भाई, मैंने 100 रुपये इन्वेस्ट किए, मेरे को 50 रुपये मिले, तो मुझे 50 रुपये का बेनिफिट हुआ। गवर्नमेंट क्या करती है ना, उनको लगता है किसानों को ना उतना पैसा मिल नहीं पाता, तो गवर्नमेंट क्या करती है, इन तरह की चीज़ों को कैलकुलेट करती है ना, कुछ डेटा कलेक्ट करती है कंट्री वाइड, और उसका अप्रूवल देते हैं। तो एक किसान को अगर मान लो 1000 रुपये क्विंटल कुछ चीज़ पड़ती है ना, तो गवर्नमेंट उसको बोलती है ठीक है, इसका हम लोग MSP फिक्स कर देते हैं कि ये 1500 से कम में नहीं बिकेगी, कम से कम 1500 तो आपको खरीदना पड़ेगा। तो ये गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स किया जाता है MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ताकि किसान की जो लाइवलीहुड हो, किसान की जो इनकम हो ना, वो मेंटेन हो सके, उसको बेचारे को नुकसान ना झेलना पड़े। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बट बहुत इंटरेस्टिंग है और अभी तक अच्छा काम कर रहा है। हाँ, इसमें फर्दर इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, जो कि हमेशा होती ही है।
तो दैट्स इट फॉर दिस टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज गुड इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ मस्ट टू इंश्योर एक्सेस टू द जस्टिस फॉर ऑल. हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उन्होंने कहा था. तो एक रिसेंटली एक प्रपोजल भी आया था, एक नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी ऑफ इंडिया का. ये क्या चीज़ है ना, ये हर एक स्टेट में होगा, एक सेंट्रल एजेंसी की तरह काम करेगा एंड स्टेट लेवल पर इनका स्टेट जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी बनेगा. तो जैसे हमारे पास नालसा का मॉडल है ना, नालसा का काम क्या करना होता है कि जो वीकर सेक्शन होते हैं ना सोसाइटी के, उनको फ्री और कॉम्पिटेंट लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करना. तो उसी तरीके से उसी प्लेटफॉर्म, उसी मतलब बेसिकली लाइंस के ऊपर नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी बनाया जाएगा. इनका काम होगा कि जो भी हमारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं ना, उनकी बजटिंग करना और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना. जो प्रपोजल है ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर आता है एंड ये इसको काम, इसका एग्जीक्यूशन फर्दर किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के द्वारा. ध्यान रखना है, ये कोई पॉलिसी चेंज नहीं बताएगा, लेकिन इसमें हाई कोर्ट्स वगैरह को थोड़ी सी फ्रीडम प्रोवाइड की जाएगी किस तरीके से अपने ग्राउंड लेवल कोर्ट्स के डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना चाहते हैं. अब इस अथॉरिटी में कुछ फ्यू हाई कोर्ट के जजेस होंगे जिसके मेंबर्स बनेंगे, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स होंगे, ताकि सेंटर को भी पता रहे कि उनके जो फंड्स वगैरह उनको कहाँ यूटिलाइज किया जा रहा है. उसी तरीके से जो स्टेट का जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी होगा, उसमें उस स्टेट के रेस्पेक्टिव हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे एंड 4 से 5 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस भी होंगे और स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स होंगे. ज़रूरत क्यों पड़ रही है हम लोगों को इस तरह के एक नेशनल अथॉरिटी को बनाने की? हमारे गवर्नमेंट के द्वारा ना, तो आउट ऑफ 918 करोड़ के आसपास जो 2019-20 में सैंक्शंस किए गए थे, उसमें से स्टेट और यूनियन टेरिटरीज ने कोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सिर्फ 84 करोड़ को यूज़ किया था, है ना. और जो 91% जो फंड थे ना, वो अनयूज चले गए थे, उनका इस्तेमाल ही नहीं किया गया. अब ये जो इशू है ना, ये इंक्रीज होता जा रहा है पिछले 30 सालों से, है ना. पास्ट 3 डेकेड से ये स्कीम तो इंट्रोड्यूस की गई है, बट उसका जो फंड है उसको यूटिलाइज ही नहीं किया जा रहा है. और लिटिगेशन जो है वो इंक्रीज होती जा रही है. हमारे जुडिशरी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, वो नंबर ऑफ लिटिगेशन यानी कि जितने जो केस वगैरह फाइल किए जाते हैं उनके कंपैरिजन में स्लो है हमारा जुडिशरी का इंफ्रास्ट्रक्चर. तो जो भी टोटल सैंक्शन स्ट्रेंथ है ना हमारे जुडिशियल ऑफिसर्स की कंट्री में, वो है 24,000, लेकिन जो नंबर ऑफ कोर्ट्स के हॉल्स अवेलेबल है ना, वो 20,000 ही है. और उसमें से 620 ऐसे इनको रेंट किया जाता है. तो तकरीबन हमारे पास 4,000 के आसपास और हॉल हैं जिनको हम क्रिएट कर सकते हैं कंट्री में. इसके थ्रू गवर्नमेंट जो हमारे जुडिशियल इकोसिस्टम होता है उसको ज़्यादा ऑटोनॉमी मिल जाएगी एंड फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होगी जुडिशरी के पास. और NJIAI जो है ये एक सेंट्रल एजेंसी की तरह काम करेगा. तो हमारी कंट्री के अंदर जुडिशरी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना लैग क्यों कर रहा है? पहली बात तो फंड की कमी है ना. मोस्टली जो फंड होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है और वो भी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के तहत आता है. इसकी शुरुआत हुई थी 1993 में और अभी रिसेंटली इसको जुलाई 2021 में आने वाले नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया था. हालांकि स्टेट जो है वो अपना फंड वगैरह शेयर करने के लिए आगे नहीं आते. मोस्टली जो होता है वो अनस्पेंट रहता है, उसको खर्च नहीं किया जाता और फिर फर्दर वो लैप्स भी कर जाता है. फिर दूसरा प्रॉब्लम ये भी है कि बहुत सारा जो फंड होता है ना उसको नॉन जुडिशियल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है. अब इंडियन जुडिशरी के क्या इश्यूज़ हैं उनको थोड़ा सा एक बार देखने की कोशिश करते हैं. एक तो जो जज और पॉपुलेशन का जो रेशियो है ना, वो बहुत अप्रिशिएबल नहीं है. देखो, हम लोगों ने कल टॉपिक में बात की थी पुलिस का और पॉपुलेशन का. आज हम लोग बात कर रहे हैं जजेस का एंड पॉपुलेशन का. तो दूसरी जो कंट्रीज़ है ना, वहाँ रेशियो होता है 50 से 70 जज होते हैं पर मिलियन. मिलियन मतलब यहाँ पर हो गया 10 लाख. इंडिया के अंदर ये जो चीज़ें कम है, यानी कि 10 लाख लोगों के ऊपर सिर्फ 20 के आसपास जज होते हैं. और ये पैंडेमिक के बाद हुआ था कि जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स थे ना, इनको वर्चुअली करना स्टार्ट कर दिया गया था. और उससे पहले टेक्नोलॉजी का हम लोग इस तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे थे अपने जुडिशरी में. अब जो जुडिशरी में जो पोस्ट वगैरह होती है ना, उनको भी बहुत टाइमली या फिर बहुत फास्ट मैनर में एक्सपीडिशियसली नहीं फुलफिल किया जाता. जो प्रोसेस होता है जुडिशियल अपॉइंटमेंट का, वो भी डिले चलता रहता है क्योंकि उसमें रिकमेंडेशन आता है कॉलेजियम से. ध्यान रहे, हम लोगों ने दिसंबर मंथ चल रहा है अभी, इसके दिसंबर मंथ के फर्स्ट वीक में कॉलेजियम सिस्टम को 2 बार रिपीट किया है. उसके अलावा हमारा जुडिशियल सिस्टम के अंदर जो रिक्रूटमेंट किए जाते हैं ना, वो भी कहीं ना कहीं बहुत पुअर तरीके से किए जाते हैं. उनके बारे में इतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता है एंड बहुत सारे अननेसेसरी डिले चलते हैं. अर्जन कर दिया जाता है. अर्जन करने का मतलब होता है ना, आप लोगों ने मूवीज़ में देखा होगा, कोर्ट कहते हैं कि तारीख जो है कोर्ट की आगे बढ़ा दी गई है. तो एक डायलॉग भी है सनी देओल का, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख. वो यही होता है, कोर्ट को अर्जन कर देना कि ठीक है, आज की जो सुनवाई करनी थी वो कर ली है. अब जो जजेस वगैरह होंगे वो बैठेंगे, इन सभी स्टेटमेंट्स को एनालाइज करेंगे. जो भी आपने एविडेंस सबमिट किया है उनकी स्टडी की जाएगी, कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा जाएगा, एक्ट को पढ़ा जाएगा, हर चीज़ को पढ़ा जाएगा.
तो उसके लिए वो चीज़ें डिले करनी पड़ती हैं, नई डेट देनी पड़ती है, ठीक है, उस डेट को आप आइएगा। तो ये प्रोसेस होता है, इस कारण ये भी प्रॉब्लम हमारे जुडिशरी में। अब ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम है, ये प्रोसेस तो करना पड़ेगा, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, कोर्ट ऑफ इंडिया ने रिपीटेडली जो भी हमारे राइट्स एंड फ्रीडम्स होते हैं हमारे इंडिविजुअल्स की, उनको हमेशा और अच्छे तरीके से अपहेल्ड भी किया है। जहाँ भी सोसाइटी को, इंडिविजुअल को उनकी रिक्वायरमेंट थी, उनमें जहाँ पर एग्जीक्यूटिव जो था अपनी पावर को ब्रीच करने की कोशिश कर रहा था, वहाँ पर जुडिशियल एक्टिविज्म के थ्रू या फिर दूसरे प्रोसेस के थ्रू जुडिशरी ने जस्टिस डिलीवर भी किया था। बहुत सारे डिफरेंट आउटकम्स होते हैं हमारे जुडिशियल सिस्टम के। और हमारे जो 75 ईयर्स हो रहे हैं इंडिपेंडेंस के, इसमें हम लोग चाहते हैं कि हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट का, मतलब जो बेस्ट क्वालिटी का जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर हो हमारी कंट्री के अंदर, दूसरी कंट्रीज़ भी हमारे यहाँ से एग्जाम्पल्स लें। एंड नए कोर्ट के हॉल्स बनाए जाएंगे, बहुत सारे जो जजेस वगैरह होते हैं एंड जो ऑफिशियल्स होते हैं जुडिशरी के, उनके रेजिडेंशियल अकोमोडेशंस उनको प्रोवाइड किए जाएंगे। डिजिटल कंप्यूटर रूम्स बनाए जाएंगे ताकि हमारे जो कोर्ट्स वगैरह होते हैं उनकी डिजिटल कैपेबिलिटीज़ जो हैं वो भी इम्प्रूव की जा सकें। तो छोटा टॉपिक था और इम्पॉर्टेंट है, एंड इस पर क्वेश्चन आपका मेंस में बन सकता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या प्रॉब्लम है। वैसे तो ये जो है ना इश्यूज़ इन द जुडिशरी, ये अपने आप में ही बहुत सारे चीज़ों को एनकम्पास कर लेता है। तो अगर आप इसमें, हालांकि इसमें हम लोगों ने 4 पॉइंट्स मेंशन किए थे, बट देर आर मोर देन दिस पॉइंट्स। नंबर ऑफ केसेस कितने पेंडिंग है वो भी हम लोग अभी आगे कवर करेंगे। नाउ वी हैव दिस टॉपिक, युआन वैंग 5 सर्वेलेंस वेसल ऑफ चाइना री एंटर्स इंडियन ओशियन। चाइना का एक वेसल है जो कि निगरानी रखने के लिए है, वो इंडियन ओशन में दोबारा से एंटर किया है। टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। इससे कनेक्टेड एक हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, 2017 में आया था प्रीलिम्स का क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ द इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम। इनॉग्रल IONS वॉज हेल्ड इन इंडिया इन 2015। देखो 2017 का क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि 2015 में हुआ था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ इंडियन नेवी। ओके, IONS एक वॉलेंट्री इनिशिएटिव है दैट सीक्स टू इंक्रीज द मैरीटाइम कोऑपरेशन अमंग द नेवीज ऑफ द लिटरल स्टेट्स ऑफ इंडियन ओशन रीजन। लिटरल स्टेट्स मतलब होता है जैसे इंडियन ओशन हो गया ना, तो इंडियन ओशन के आसपास जो भी स्टेट्स इनका कोस्टल एरिया टच करेगा उनको बोलेंगे लिटरल स्टेट्स। अब इसमें से कौन सा करेक्ट है, 1, 2, बोथ या फिर डी? तो आंसर है इसका बी, 2 ओनली इज करेक्ट। और जो मैंने आप लोगों को इसी वीडियो में एक क्वेश्चन पीछे बताया था ना, उस क्वेश्चन के हिसाब से समझने की अगर कोशिश करोगे तो जो स्टेटमेंट 2 है ना, वो तो बहुत जनरल स्टेटमेंट है कि ये एक वॉलेंट्री इनिशिएटिव है जो मैरीटाइम कोऑपरेशन को इंक्रीज करेगा अमंग दीज नेवीज एंड ऑल। तो इट्स अ वेरी जनरल स्टेटमेंट कि हाँ अच्छी बात है, करेगा ही करेगा। बट व्हेन इट कम्स टू द फर्स्ट क्वेश्चन कि भाई ये इंडियन नेवी वाला पॉइंट तो सही लग रहा है, बट 2015 में हुआ था, 16 में हुआ था, कब हुआ था, ये थोड़ा सा डाइसी लग रहा होता है ना। तो इसका भी एक तरीका है तो कि मोस्टली जो है UPSC डेट्स वगैरह गलत देता है, हमेशा नहीं, मोस्टली। तो 90 से 95% जो डेट्स वगैरह आपको दिए जाते हैं ना, डेट या फिर ईयर जो होता है, वो गलत दिए जाते हैं। और ये जनरल स्टेटमेंट है, तो ये भी कुछ तरीके होते हैं इन क्वेश्चंस को समझने की। इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम जो है, इसको बेसिकली इसका इनॉग्रेशन 2008 में हुआ था न्यू दिल्ली में, एंड जो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ थे उनको डेजिग्नेट किया गया था, वो चेयरमैन बने थे IONS के 2008 से 10 के लिए। मेंस में भी इससे कनेक्टेड क्वेश्चंस आए थे। 2015 में क्वेश्चन आया था, प्रोजेक्ट मौसम जो है इज कंसिडर्ड अ यूनिक फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटिव ऑफ इंडियन गवर्नमेंट टू इम्प्रूव द रिलेशनशिप विद इट्स नेबर्स। डज द प्रोजेक्ट हैव अ स्ट्रेटेजिक डायमेंशन? फिर एक क्वेश्चन आता है 2014 में, विद रिस्पेक्ट टू द साउथ चाइना सी maritime territorial disputes and the rising tension affirm the need for safeguarding maritime security to ensure freedom of navigation and the overflight through the region. In this context, discuss the bilateral issues between India and China. अब क्वेश्चंस आपको दिख गए हैं, प्रीलिम्स में भी आया, मेंस में भी आया है। आप समझने की कोशिश करते हैं इस टॉपिक को। पहले तो यही जान लेते हैं युआन वैंग 5 क्या चीज़ है। ये एक 3rd जनरेशन का वेसल है। युआन वांग उनकी सीरीज़ है जो उन्होंने 2007 में स्टार्ट की थी। इसमें स्पेस ट्रैकिंग शिप्स इन्वॉल्व हैं, जो इनका काम ही होता है, इनका काम होता है सैटेलाइट्स को ट्रैक करना, और जो इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स होती हैं ना, ये उनको ट्रैक करते हैं। हम्बनटोटा पोर्ट है, वो एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में है, और इसमें गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका ने एंड चाइना की जो मर्चेंट पोर्ट होल्डिंग कंपनी है ना, इन सब ने मिलकर के एक स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनाया था। तो इस पोर्ट को चाइना को दे दिया गया था श्रीलंका के द्वारा 99 ईयर की लीज पर, जब श्रीलंका चाइना के लोन नहीं पे कर पाया था। और इसी चीज़ को बोला जाता है डेट ट्रैप डिप्लोमेसी।
या फिर डेट ट्रैप पॉलिसी भी कह सकते हो। तो चाइना क्या करता है ना, चाइना बोलेगा, मान लो श्रीलंका के पास जाएगा चाइना और बोलेगा देखो भाई तुम्हारे यहाँ पर कितनी अच्छी लोकेशन है, क्यों ना तुम यहाँ पर एक पोर्ट बना लो। श्रीलंका बोलेगा हाँ अच्छी बात है, लेकिन हम लोग बना नहीं सकते क्योंकि इसमें तो $100 बिलियन लगेंगे और हमारे पास इतना ना पैसा है और हमको इतनी रिक्वायरमेंट फील भी नहीं हो रही है। चाइना क्या करेगा, चाइना बोलेगा एक काम क्यों नहीं करते तुम, इस $100 बिलियन में से $90 बिलियन हम दे देते हैं तुमको अभी एज लोन, है ना, $10 बिलियन तुम दे दो और इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा ना उसमें हम अपनी कंपनी दे देंगे। तुम्हारे यहाँ पर जो कंपनी है वो मान लो 1,000 करोड़ रुपए चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, हम यही वाला काम तुम्हारा 800 करोड़ में कर देंगे, हमारी कंपनी जो है। तो चाइना क्या करता है ना, कंट्रीज़ को लोन दे देगा। अब चाइना को पता है, ठीक है, अब श्रीलंका को दिखाई देगा कि यार 1,000 करोड़ के काम में 800 करोड़ का काम में 1,000 करोड़ की चीज़ 800 करोड़ में हो जाएगी और 90 बिलियन तो हमको एनीवे लोन मिल ही रहा है, चाइना से मिल रहा है और वो भी बहुत सालों के लिए, तो क्यों ना इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर लिया जाए। अब यहाँ पर वो ट्रैप में फंस जाते हैं। ऐसा बहुत कंट्रीज़ के साथ हुआ है। और इसका अब क्या होगा ना कि जब वो टाइम पीरियड हो जाएगा लोन का, जब वो टाइम नहीं दे पाएंगे, टाइम से अपना लोन रिपे नहीं कर पाएंगे, तो चाइना क्या बोलेगा, एक काम करो तुम लोन रिपे नहीं कर पा रहे ना, हमको ये जो पोर्ट है ना इसको इतने साल के लिए लीज पर दे दो, अब इसको हमें इस्तेमाल करने दो, हम इसको कंट्रोल करेंगे पूरा का पूरा, 99 ईयर्स के बाद देखेंगे अब इसको हम, तुमको रिटर्न करना है नहीं करना है, तब तक तुम हमारा लोन चुकाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसी को बोलते हैं डेट ट्रैप डिप्लोमेसी। तो मैरीटाइम सिक्योरिटी जो पूरा का पूरा हमारा समंदर वाला एरिया है उसको कैसे हम लोग मेंटेन करते हैं। अब मैरीटाइम सिक्योरिटी की ना कोई कॉमनली एग्री डेफिनेशन नहीं है ना, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। नेशनल सिक्योरिटी आता है, मरीन एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वहाँ पर ह्यूमन सिक्योरिटी को भी ध्यान में रखना होता है। तो बिसाइड द वर्ल्ड ओशियंस इसमें रीजनल सी हो गए, टेरिटोरियल वाटर्स हो गए, रिवर्स और पोर्ट्स, उनको भी इंक्लूड किया जाता है। सिग्निफिकेंस की है कि मैरीटाइम की सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है क्योंकि वर्ल्ड कम्युनिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर बहुत सारे कंसर्न्स होते हैं, पायरेसी का भी बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम होती है, इलीगल तरीके से लोगों को इमिग्रेशन भी किया रहता है, वेपन्स की स्मगलिंग भी हो रही होती है, टेररिस्ट अटैक्स भी हो रहे होते हैं, एनवायरमेंटल कैटास्ट्रोफ्स भी आ रहे होते हैं। अब टेररिस्ट अटैक तो हमारा जो ये 26/11 हुआ था वो समंदर के रास्ते ही आए थे। तो इंडिया के लिए हमारी मैरीटाइम सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी जो कोस्ट लाइन है ना वो 7,500 किलोमीटर की है। तो इतना बड़ा एरिया है, इसमें बहुत सारे थ्रेट्स होते हैं हमको। हमारा जो एक्सपोर्ट होता है, इंपोर्ट होता है, ये भी हमारे शिपिंग लेन्स के थ्रू होता है ना। तो इसलिए हमारे पास, हम लोगों ने 21st सेंचुरी को ध्यान में रखते हुए हमारे पास सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन भी हैं। चाइना की प्रेजेंस है, ये भी एक अपने आप में इशू है। 2019 में चाइना का एक रिसर्च वेसल था जिसका नाम था शियान-1, ये अंडमान और निकोबार के आसपास देखा गया था। अगस्त 2020 में जो हमारा ईस्टर्न लद्दाख और जो सीनो इंडियन बॉर्डर पर जो इशू चल रहा था उसके बावजूद भी हमारे इंडियन ओशन में चाइना ने युआंग वैंग को भेज दिया था, जो जिसकी बात अभी कर रहे हैं हम लोग, जिस टॉपिक को देख रहे हैं। तो इंडिया ने अपने मैरीटाइम एरिया को सिक्योर करने के लिए किस किस तरह के इनिशिएटिव्स लिए थे। एक तो हमारे पास सागर पॉलिसी है। सागर पॉलिसी का मतलब फुल फॉर्म भी बहुत अच्छी है इसकी, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल। तो ये एक इंटीग्रेटेड रीजन का फ्रेमवर्क, रीजनल मतलब उस रीजन के लोगों के लिए ही है ये। इसको हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने 2015 में लॉन्च किया था। तो इंडिया इसमें इंडियन ओशन के अंदर एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का रोल प्ले करता है और इंडिया अपनी खुद की कैपेसिटीज़ को भी इंक्रीज़ करता है एंड हमारे जो आसपास के जो हमारे मित्र देश जो है ना उनके साथ अपनी बॉन्डिंग को और स्ट्रॉन्ग करता है। तो काफ़ी इंटीग्रेटेड और कोऑपरेटिव तरीके से फोकस किया जाता है जिसमें कि हम लोग इन सभी कंट्रीज़ का सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी कर सकें। मेजर एम क्या है, पीस, स्टेबिलिटी एंड प्रोस्पेरिटी। अभी कीवर्ड आप ऐसे बना लो, इसके निमोनिक्स बना लो, PSP। तो आप लोगों में से जो मेरा दूसरा वाला चैनल है यूट्यूब का, उस पर अगर आप लोग फॉलो करते हो तो वहाँ पर एक बुकलेट भी है, उसमें ये निमोनिक्स वगैरह भी मिल जाते हैं आपको, मोर देन 200, याद करना ईजी हो जाएगा। मिशन सागर को लॉन्च किया गया था 2020 में। ध्यान रहे, सागर की पॉलिसी और मिशन सागर दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो ये था कि कोविड के समय में बहुत सारे जो हमारे इंडियन ओशन के लिटोरल स्टेट्स होते हैं ना, जो आसपास के स्टेट्स हैं, उन सबको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, जैसे मालदीव्स हो गया, मॉरिशियस हो गया, मेडागास्कर हो गया, कोमोरोस, सेशल्स हो गया। तो मिशन सागर के अंदर इंडियन नेवी के शिप्स लगाए गए थे जो मेडिकल और ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड कर रहे थे इंडियन ओशन रीजन की कंट्रीज़ को और उसके बियॉन्ड भी। हम लोग इंटरनेशनल लॉज को भी फॉलो करते हैं। UN का एक कन्वेंशन, इनको हम लोग एक्चुअली शॉर्ट में सी लॉज भी बोलते हैं। एंड किस तरीके से हमारे जो आसपास की कंट्रीज़ हैं, खास करके जैसे मिलिट्री, हमारे बाउंड्री के इश्यूज़ आएंगे इंडिया के साथ, बांग्लादेश के साथ, उन सब में अब इंडिया के जो शिप्स होंगे वो किस रेंज तक जा सकते हैं बांग्लादेश के सामने एंड फर्दर पाकिस्तान के साथ भी। तो इंटरनेशनली एक लॉ बनाया गया है
हर कंट्री का कितनी बाउंड्री रहेगी, टेरिटोरियल वाटर्स कहाँ होंगे, कितने किलोमीटर तक वो रिसोर्सेज का एक्सप्लोटेशन कर सकते हैं। तो इंडिया ने उसको साइन किया हुआ है, इंडिया उसको फॉलो भी करता है। एंड किस तरीके से हम लोग और फर्दर जो हमारे बे ऑफ बंगाल का हमारा इंस्टीट्यूट है, ये इनिशिएटिव है सॉरी, बिम्स्टेक वगैरह, इसको भी फॉलो करते हैं डेटा शेयरिंग करने के लिए, क्योंकि शिप्स होते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री पे जाते हैं, एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पे जाते हैं, तो कौन सा शिप निकला है, उस पर किस तरह का सामान लाया जा रहा है, उसको कितनी सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है। इंडियन कोस्ट गार्ड कुछ शिप्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, कुछ को इंडियन नेवी जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है ना। इसी कॉन्टेक्स्ट में इंडिया का ये IFC है, इंटरनेशनल फ्यूजन सेंटर है, ये गुड़गांव में है, 2018 में ये स्टार्ट किया गया था। इनमें जो भी कमर्शियल शिपिंग वगैरह होती है ना, इनको किस तरह का थ्रेट हो सकता है उन सबको कैलकुलेट किया जाता है, उन पे काम किया जाता है। तो ये हमारे जो इंडियन नेवी और जो इंडियन कोस्ट गार्ड है, इन्होंने मिलकर स्टार्ट किया था। एंड इनका काम ही होता है मैरीटाइम में लोगों को अवेयर करना और सिक्योरिटी के इश्यूज़ के ऊपर काम करना। और फर्दर क्या किया जा सकता है, वी कैन हैव अ मल्टी प्रॉन्ज अप्रोच। मल्टी प्रॉन्ज अप्रोच का मतलब क्या होता है, अब प्रॉन्ज का मतलब जैसे आप लोग खाते हो ना, खाना खाते टाइम जो हमारा होता है ना, फॉक होती है, फॉक जो वो एक चम्मच होती है जिसमें आगे फिर ये कांटे कांटे होते हैं, उसको हिंदी में कांटा भी बोलते हैं, बड़ी अजीब सी चम्मच बनाई है मैंने, बट उसको मल्टी फ्रॉन्ज ही बोलते हैं, प्रॉन्ज, मल्टी प्रॉन्ज, यानी कि एक टाइम पर वो अलग एक तीर दो निशाने वाली बात होती है ना, तो ये 2 निशाने 3 निशाने 4 निशाने, उसको बोलते हैं मल्टी प्रॉन्ज। तो इंडिया के पास अपने आप में बहुत ही मजबूत मिलिट्री है जो हम चाइना को अच्छे से काउंटर कर सकते हैं, लेकिन करने के बावजूद भी चाइना हमको परेशान करता है। तो क्या ये इनफ है? इनफ नहीं है, हमको और उससे मजबूत करना पड़ेगा। हमारे को मल्टी प्रॉन्ज अप्रोच पे काम करना पड़ेगा, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होना चाहिए, हमारे पास अच्छी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। इंडियन ओशन में हमको अपनी असर्टिवनेस को थोड़ा सा इंक्रीज़ करना होगा, प्री एमिनेंस को। एक तो प्रेजेंस नहीं है, ये प्री एमिनेंस है, असर्टिवनेस है। ऐसा है कि चाइना तो बार बार एग्रेसिवली अपनी प्रेजेंस को दिखाता रहता है, इंडिया को दिखाना पड़ेगा कि देखो हम लोग ऐसे शांत नहीं बैठे हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग कंट्री के अंदर है, हम भी अपने ओशंस में हैं, हम लोगों ने वहाँ पर थोड़ा सा अपना पोजीशन को होल्ड करके रखा हुआ है। इंडिया हैज़ टू शो दिस थिंग। फिर हमारे जो आसपास की कंट्रीज़ हैं, क्योंकि चाइना उन कंट्रीज़ जहाँ पर चाइना अनस्टेबल और सेंसिटिव रहा है, उन कंट्रीज़ के साथ हमको अपने टाइज इंप्रूव करने होंगे। एंड इंडिया की जो मैरीटाइम पॉलिसीज़ हैं, दे हैव टू बी मीटेड अगेंस्ट चाइना। हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि चाइना कल को अटैक कर सकता है, पागल सा देश है, मतलब कुछ भी कर रहे होते हैं ये लोग, तो वी हैव टू बी वेरी अलर्ट। हमारे पास बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स होते हैं, लेकिन चाइना का जो इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट है ना, ये बहुत हाई लेवल पे हो रहा होता है। जैसे इनका जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, ये पूरे वर्ल्ड के साथ इनकी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए है। और कहीं ना कहीं चाइना एक पोर्ट बना रहा है इजराइल पे भी ना, और उसके कारण यूएस से भी थोड़ा परेशान है, क्योंकि यूएस से हमेशा से इजराइल को सपोर्ट करता आया है, और चाइना भी अगर इजराइल के साथ मिलेगा तो यूएस को दिक्कत होगी। फिर चाइना का एक पोर्ट है जिबूती के अंदर, जो कि अफ्रीका में है, पाकिस्तान के ग्वादर में भी है, जो कि ईरान के पास है, और यूरोप के पास भी इनकी रीच जा रही है। तो इंडिया की स्ट्रेटजी को कहीं ना कहीं चाइनीज़ लेवल से मैच करने की ज़रूरत है। फिर हमें अपनी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करना होगा, और ग्रोथ लेड इकोनॉमिक पॉलिसी बनानी होगी। एंड हमारे जो मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें किस तरीके से हमारे पोर्ट हैं, हार्बर हैं, कनेक्टिविटी है, लॉजिस्टिक्स है, इनको और फर्दर हम लोग कैसे डेवलप कर सकते हैं, इन सब चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है। तो एक छोटा सा युआन वैंग 5 है, लेकिन कैसे पूरा का पूरा इंडिया का मैरीटाइम सिक्योरिटी के क्वेश्चन को रेज करता है। दिस वॉज अबाउट दिस टॉपिक।